जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। क्या? तो 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस नोटिफिकेशन को डाल दिया है। आप सब जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या मैं टेलीग्राम पे जो है इसको पीडीएफ को इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मुख्य मुख्य बातें पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके मुख्य बातें क्या है। क्या योग्यता है, क्या इसके एज लिमिट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने पोस्ट आए हैं, किस विभाग में कितने पोस्ट है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में कहा गया है। ठीक है, मेन चीज़ देख लेते हैं। तो इसमें एसडीएम के लिए पोस्ट कितने दर्शाए गए हैं, तो इसमें एसडीएम के लिए 200 पोस्ट आपके दर्शाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे पुलिस और जो पुलिस विभाग के लिए है, यानी कि डीवाईएसपी के लिए इसमें 136 पोस्ट ऐसे दिखाया गया है, और इसमें गृह विभाग के लिए 43 है, और बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए इसमें 67 है, और अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के लिए आपके इसमें 200 पोस्ट है। ठीक है, जब मैं टेलीग्राम पर इसके पीडीएफ को डालूंगा तो आप डिटेल वाइज इसको देख लीजिएगा। हालांकि डिटेल वाइज इसमें देखने के लिए कोई नहीं है, आप इसमें मेन चीज़ जान लीजिए कि आपके पोस्ट इसमें कितने आ रहे हैं, आप इस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम पोस्ट को देखते हैं कि आयोग ने जितना कहा था क्या उतना है या उससे बढ़ के आया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र डालेंगे कि आपका जो पोस्ट है 1945 पोस्ट आया है। और क्या बोला गया था इंटरव्यू में कि आपके पास 1929 पोस्ट हैं। ठीक है, कुछ बढ़ने की बात कही गई है, वही आयोग ने यहाँ पे आपको बढ़ा के दे दिया है, यानी कि टोटल आपके पास पोस्ट कितने हैं, 1945 पोस्ट है। यानी कि अगर आप इस बार चूके तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें, ये आपके एक मोटिवेशन लेवल को भी आप बहुत आगे बढ़ाएगा कि आपके पास इस बार 1945 पोस्ट है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आता है तो इसमें जो पोस्टों की संख्या है ये थोड़ी बढ़ती चली जाती है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मेन पॉइंट को बात कर लिया है, कितने पोस्ट इसमें दिए गए हैं, तो टोटल 1945 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इसके जो कुछ मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, ये मुख्य बात है। बाकी पॉइंट नंबर 1 पढ़ना 2 पढ़ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये दिया गया है कि सीटों की संख्या बढ़ और घट सकती है, तो इसको पढ़ना कुछ लाभदायक नहीं है। हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है, आयोग ने उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इसके एग्ज़ाम है आपको अलग अलग तिथियों में अलग अलग शिफ्ट में कराने की बात कही गई थी। वही बात उन्होंने डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। इस कारण से आयोग ने इस लाइन को डायरेक्ट लिख दिया है। पॉइंट नंबर आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पाली, यहाँ पे देखें एक से अधिक पालियों और एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। वो जानते हैं कि इस बार आपके पास टोटल 1945 पोस्ट है, तो इसके लिए फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरेंगे। आप ये मत समझिए कि 5 लाख 6 लाख नहीं, इस बार कम से कम 10 लाख फॉर्म गिरने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, इस कारण से उन्होंने ये बात पहले ही दर्शा दिया है कि इस बार जो है आपके अलग अलग पालियों में अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके अगले पॉइंट को। ये इसके अपना सब क्लॉज में बहुत सारा दिया गया है कि क्या क्या नहीं है। हम पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए परीक्षा का नाम, इसमें 2 परीक्षा इसमें दिया गया है। पहला है आपका 70वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, उसकी योग्यता क्या है, स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा से, यानी कि आप सभी को पता है कि इसमें योग्यता क्या मांगता है। यहाँ पे देखेंगे आपका वीडियो का है, यानी कि ब्लॉग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये पिछला बार भी इसमें ऐड होकर आया था, वही चीज़ इस बार में कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नोट में ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी कि हमेशा जो फॉर्म भरते हैं वही चीज़, इसमें कुछ नया चीज़ में नहीं डाला गया है। हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या कहा गया है। तो ये आप देखेंगे इसमें आरक्षण के बारे में दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा। यानी कि जो बच्चे ओबीसी ईबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो उनके पास उनका इस सर्टिफिकेट बनता है। आप सभी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी दिन अभी टाइम है। तो आप सब कुछ जाके अपना बगल के कैफ़े से या कहीं से आप फिल कर लीजिए, आप अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। अन्यथा आप उसके लाभ को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए वही चीज़ में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र से इंगित कॉलम के आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपके पास उसका फॉर्म होगा, कागज होगा, बनवाए होंगे सर्टिफिकेट, तो आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे।
ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बाहर राज्य में है, यानी कि जो बिहार राज्य में है उन्हीं को उनका लाभ मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपना निवास और जाति का जो सर्टिफिकेट होता है आपको वो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी के बारे में इस पूरे लाइन में दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि निवास क्या मांग रहा है, तो निवास, मूल निवास, डोमिसाइल, ये पत्र मांगे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, आप हमेशा भरते भी है, इसका आंसर आपको ये पता होगा। और जो बच्चे NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं बिहार में, उनको भी अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ये इस लाइन में कहा गया है। हम लोग आगे चलते हैं अब। चलिए यहाँ पे देखेंगे सारे कोटि के जो कोटि है, आरक्षण कोटि का, आपको उसमें अपना कोड डालना है कि आप किस कोटि वर्ग में आते हैं। ये सब कुछ खास नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि सर्टिफिकेट कितना है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट आपके पास होगा या नहीं है तो आप निकलवा लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं उम्र सीमा। तो दिनांक 1/8/2024 से इसकी गिनती होगी और न्यूनतम उम्र क्या रखा गया है, 20, 21 और 22 वर्ष अधिकतम, ठीक है। और अधिकतम कितने हैं, 37 वर्ष। आप सभी को पता है कि इसमें जो आरक्षण में जिसको लाभ मिलता है कि बहुत सारे ऐसे होता है कि 3 साल एज रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या डेट दी है, तो 22 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। और किसके अकॉर्डिंग होता है, ये तो मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, नहीं कि 10वां जो आप देते हैं उसके रिगार्डिंग ये होता है। अब हम चलते हैं इस पर मेन चीज़ पे। यहाँ पे देखेंगे फीस के बारे में। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 6 में देख लीजिए, अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा, यानी कि यहाँ पे CDPO और आपका 70वीं BPSC के लिए, यानी कि पिछले बार जो हुआ था कि 700 रुपये आपको 70वीं BPSC के लिए, 700 रुपये आपके यहाँ पे CDPO के लिए देना पड़ेगा। यानी कि आपको टोटल अगर दोनों फॉर्म भरते हैं तो आपको 1400 रुपये देना पड़ेंगे। अन्यथा आप किसी एक फॉर्म को भरिए और 700 रुपये दे दीजिए, 600 दे दीजिए, यहाँ पे देखेंगे 600 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 150 रुपये देने की बात कही गई है और बाकी सभी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 600 की बात की गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। अगर बायोमेट्रिक आप कर लेते हैं तो आपको 200 रुपये का फीस जो है अलग से वो आपको नहीं देना होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे दिया गया एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्या क्या जो संरचना है वो बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। आप सभी को पता है इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। कितनी टाइमिंग है, यहाँ पे 2 घंटे टाइमिंग की बात की गई है और ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट यहाँ पे निगेटिव के बारे में कि 1.3 निगेटिव है, यानी कि 1/3 आपका यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। इस चीज़ हो गया। आगे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी फॉर्म है उसके 10 गुना होगी, यानी कि 10 गुना बच्चे को लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। समान विज्ञान, ठीक है। ये आपके यहाँ पे सिलेबस दिया गया है छोटा सा, लेकिन आप सभी को पता है सिलेबस क्या है होता है, कहाँ से पूछता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये इसके मेंस के बारे में है, तो मेंस अभी थोड़ा डिले, थोड़ा छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके एग्ज़ाम के डेटिंग पे कि किसका। हाँ, एक और चीज़ में इसमें बताना मैं भूल गया, इसमें कहीं पे भी एग्ज़ाम का डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। आप अगर दूसरी ओर देखेंगे तो एक तरफ दैनिक भास्कर के पेपर में या प्रभात खबर के पेपर कटिंग में यह सर्कुलेट हो रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होगा, ठीक है। पर आयोग को क्या करना चाहिए था, एक नोटिस जैसे उन्होंने आज ये नोटिफिकेशन निकाला है उसमें नीचे डेट देना चाहिए था कि एग्ज़ाम कब होगा, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। तो इसमें बच्चे के मन में अभी भी आशंका हो सकती है कि क्या एग्ज़ाम इसका कब होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप 17 नवंबर को ही मान के चलेंगे, ठीक है। आप इसी को मान के चलिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। ये सारे मेंस के बारे में कही गई है। अब इसमें एक और मुख्य चीज़ है आपके यहाँ पे, सबसे मेन पॉइंट है, आप यहाँ पे स्टार मार्क करके आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है। तो 28 तारीख की है आपका। आज हो गए हैं आपके 23 तारीख, यानी कि अगले 4 दिन बाद जो है, 5 दिन बाद आपको 28 तारीख से फॉर्म भरने जाना है। कब भरने जाना है, तो 18 तारीख तक आपको फॉर्म भरने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इस यहाँ पर डेट जैसे ही लास्ट डेट होता है 18/10 और ठीक उसके 30 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एग्ज़ाम डेट भरने के लास्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले लिया जाए, या इसमें डेट भरने की आशंका है? ऐसा कुछ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर ऐसे आशंकाएं उठ रही हैं कि शायद इसका डेट बढ़ सकता है, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन लोग ऐसे अटकलें लगा रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम का डेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय शायद उत्तराखंड PCS या छत्तीसगढ़ PCS का किसी का मेंस होना जाना है। इस कारण से ऐसे लोग ये बात कह रहे हैं, ठीक है।
खैर आप इनको इस चीज़ पे ध्यान ना दें, आप देख लीजिए कि आपको 28 तारीख से फॉर्म भरना है। आप 28 तारीख को ना भर के आप 1-2 दिन डिले करके भरिएगा। ऐसे फॉर्म बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे फॉर्म भरने के लिए बारे में बताया जाता है, तो आप उसी को देख के भरेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। लास्ट डेट का आप इंतजार ना करेंगे। आपको 18 तारीख है तो आप मान के चलिए आपको 15 तारीख को फॉर्म भर लेना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इसी बीच में आप देखेंगे यहाँ पे दशहरा आ जाने है, तो बहुत से होता है कि दशहरा में बहुत सारा काम डिले हो जाता है, इस कारण से आप पहले ही इस चीज़ को भर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ और है पॉइंट तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो आपको वैलिड वर्किंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको ये देना है, ठीक है। विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप में से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध होना चाहिए, ये सभी दिया है। यहाँ पे फोटो का साइज दिया हुआ है 100 KB के अंदर में देना है, और वेबकैम यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे फोटो खींचना है। इसी को ध्यान रखें, पिछले बार से ये लागू हो चुका है कि आपको डायरेक्ट फोटो खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और चीज़ दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। चलिए हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं प्रतियोगिता परीक्षा में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है, वे उस समय प्राप्त यूजर और नेम पासवर्ड से ही लॉगिन करेंगे। यानी कि जो बच्चे इस बार नया फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट टाइम भरेंगे अपने लाइफ टाइम में, तो वो क्या करेंगे, वो OTR करेंगे, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो बच्चे पहले भर चुके हैं, यानी कि 69 में वो भर चुके हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप पहले के लॉगिन ID डाल के आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पेमेंट के बारे में सभी को पता है, सारे आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको इसमें सारे चीज़ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये पूरा डिटेल हो गया है, हम लोगों ने पूरा चीज़ को देख लिया। यहाँ बाकी बहुत सारे है कि इसमें ऊंचाई दिया गया है, DYSP के लिए बहुत सारे ऐसा पोस्ट होता है जिसमें ऊंचाई मांगता है, हाइट मांगता है, उसके लिए सारे दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन मैं जो आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आप जाकर वहाँ से इसे देख लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने मेन चीज़ को देख लिया है, मेन जो बातें थी कि ये फॉर्म भरने का डेट कब है और इसमें फ़ीस कितने लगने हैं, एक बार में CDPO का और एक बार में आपको वो भरना है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए 28 तारीख का आपका डेट है और लास्ट डेट कब, 18 तारीख को। और इसमें आपको 600 रुपये देने होंगे 70वीं BPSC के लिए और 600 रुपये देने होंगे आपको CDPO के लिए, ठीक है। टोटल पोस्ट कितने हैं उसे एक बार देख लीजिए कि टोटल पोस्ट आपके हैं 1945 पोस्ट इस बार दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से आपके टोटल पोस्ट 1945 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का और भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं 70वीं BPSC के बारे में। 70वीं BPSC के लिए इस चैनल पे आपको एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज दिखेगा, साथ ही साथ मनीष रंजन सर का आपको इसमें 7500 MCQ दिखेगा बिहार स्पेशल के नाम से। साथ ही साथ आपको इसमें एडिटोरिया का एक और टेस्ट आया है अभ्यास करके, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस चैनल पे आपको डेली टेस्ट सीरीज देखने को मिल रहा है एडिटोरिया का, और मनीष रंजन सर का जो बुक आया है 7500 MCQ बिहार स्पेशल के लिए, वो सब, ठीक है। साथ ही साथ आपको घटना चक्र का भी वीडियो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाके उसे देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इसी को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि टोटल 60 दिन का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैंने सारे पे डिटेल वीडियो बना दिया है और सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। किसी चीज़ पे अगर आपको वीडियो चाहिए या किसी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या आपको यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई देके उसे जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।